जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले क्लास नंबर 29। इससे पहले आपकी 28 क्लासेस हो गई हैं, जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। वहां से आप लोग क्लासेस प्रॉपर देखते रहिए। इससे पहले लगभग हम लोगों ने 700 क्वेश्चन अभी तक टोटल हमने कर लिया है लगभग। तो भाई जितने क्वेश्चन हमने किया है सारी क्वेश्चन को आप देखते रहिए कंटिन्यू। आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट ही जान होती है किसी एजुकेशनल चैनल का। तो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिए और वहां से पढ़ाई लगातार करिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम के डेट भी नजदीक आ गए हैं, तो पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली करना पड़ेगा। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ वाट मीटर दिस इज। ये कौन सा वाट मीटर है। देखो भाई ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। इससे पहले वाली क्लास में शायद 26 या 27 नंबर क्लास में कोई एक हमसे मिस्टेक हुआ है जिसका हमने आंसर कर दिया है। मैं आंसर जब करता हूं सन्नी सर 5 के नाम से आंसर जाता है, तो वो उसको आप चेक कर लिया करिए, ठीक है। जहां पे यदि मिस्टेक होती है हमसे तो मैं आंसर कर देता हूं, तो उसे आप लोग चेक कर लिया करिए। चलो विच टाइप ऑफ वाट मीटर, ये कौन सा वाट मीटर है। तो ये वाट मीटर देख लीजिए कौन सा है। देखो मैं यहाँ पे इस फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका फोटो इधर ले लिया हूं ना। अब इस फोटो में आपको क्लियर दिखेगा कि ये कौन सा वाट मीटर है आपका। देखिए इसमें क्या है, इसमें ऊपर आपका शंट मैग्नेट लगा हुआ है। ये आपका शंट मैग्नेट है, ठीक है। ये है आपका शंट मैग्नेट। और ये आपका नीचे ये है आपका सीरीज मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। अब आप कहेंगे सर ये मैग्नेट आप कह रहे हैं तो क्या ये दोनों मैग्नेट परमानेंटली है या आपके टेम्पररी है। तो दोनों के दोनों मैग्नेट आपके कौन से मैग्नेट है, ये दोनों आपके टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट है। जो आपका शंट मैग्नेट होता है, शंट कॉइल या शंट मैग्नेट में कौन सा आपका कॉइल लगता है। तो देखिए एक वाट मीटर बनाने के लिए हमें 2 कॉइल की जरूरत पड़ती है। एक कॉइल को हम लोग कहते हैं सीसी, एक कॉइल को हम लोग कहते हैं सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है आपका करंट कॉइल, ठीक है। और एक हमें जरूरत पड़ती है पीसी, जिसे कहते हैं पोटेंशियल कॉइल। ये 2 कॉइल इसमें लगी रहती है। तो जो आपकी शंट मैग्नेट होती है, शंट मैग्नेट के साथ कौन सी कॉइल जुड़ी रहती है, पीसी कॉइल जुड़ी रहती है। ये जो आपकी पीसी कॉइल है, यही पीसी कॉइल क्या होती है, यही पीसी कॉइल मूविंग नेचर की होती है। ये आपकी मूव करती है, ठीक है। और ये जो आपकी सीसी है ये क्या करती है, ये आपका फिक्स्ड रहती है। ये क्या रहती है भाई, फिक्स्ड रहती है। तो जो आपकी सीसी है ये कहां पे रहती है, तो ये यहाँ पे ये जो कॉइल बनी हुई ना, ये जो कॉइल बनी हुई है ये कौन सी कॉइल है, ये सीसी कॉइल है, करंट कॉइल है। और ये जो कॉइल बना हुआ है ये क्या है, ये है आपका पीसी कॉइल या वोल्टेज कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को हम लोग वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट है और ये एल्युमिनियम का रॉड है। ये रॉड है आपका एल्युमिनियम का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रॉड। फिर यहाँ पे ये एक परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा रहता है। देखो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट एक लगा हुआ है। तो ये कौन सा है, ये है आपका 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। ये वाट मीटर का नाम क्या है, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, ठीक है। तो देख लीजिए ये भी कुछ इसी तरीके का संरचना दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग सीसी और पीसी के बारे में जान लेते हैं। सीसी और पीसी क्या है और ये कैसे जुड़ी होती है। तो देखिए जो आपका ये सीसी है, सीसी ये क्या होता है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और ये फिक्स होता है और ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया किसके बारे में, आपके सीसी के बारे में। अब देखिए ये है आपका प्रेशर कॉइल या पीसी प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। तो ये जो है ये मूविंग नेचर का होता है, ये आपका मूविंग नेचर का होता है, ठीक है। मतलब ये रोटेट करता है या मूव करता है। फिर इसमें जो ये है ये पैरेलल, ये जुड़ता कैसे है, तो ये आपका पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। ये पैरेलल में जुड़ता है और
और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अधिक होती है, टर्न्स की संख्या अधिक होती है, ठीक है, संख्या अधिक होती है। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अधिक होती है। और एक चीज यहाँ पे बात समझ में आ जाती है कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अधिक है, तो जो हमारा पीसी कॉइल है ये जिस वायर से बनाया जाता है वो वायर पतला रहेगा या मोटा रहेगा, तो इस बात को याद रखेंगे कि ये पतले तार से बनाया जाता है, ये इसका वायर जो होता है पतला होता है, और जो आपका सीसी होता है इसका वायर जो होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, इसकी तुलना में, पीसी की तुलना में। तो ये आपका सीसी और पीसी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी था, इस जानकारी को हमने आपके साथ साझा कर दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, किस प्रकार का डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो देखिए जो आपका मेजरमेंट है, आपके सिलेबस में जितना मेजरमेंट का वो दिया हुआ है उसमें डैम्पिंग दो तरीके का दिया हुआ है। डैम्पिंग आपका कितने तरीके का दिया हुआ है, दो तरीके का। कौन कौन सा है, एक है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन, और एक है आपका ईडी करंट, ईडी करंट फ्रिक्शन, ठीक है, ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग हो गया, और इधर एक एयर डैम्पिंग हो गया। तो जो ये आपका एयर डैम्पिंग है ना, एयर डैम्पिंग का यूज हम लोग करते हैं एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, एमआई का मतलब क्या है, मूविंग आयरन, मूविंग आयरन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम लोग करते हैं किसका यूज, उसमें हम लोग करते हैं आपके एमआई टाइप में एयर डैम्पिंग का यूज। वहां पे हम लोग ईडी करंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, तो टेम्पररी मैग्नेट में ईडी करंट डैम्पिंग यदि हम लोग यूज करेंगे तो वो ज्यादा डिफेक्ट करेगा हमारे इंडिकेटर को, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग वहां पे एयर डैम्पिंग का यूज करते हैं। जो बाकी जो आपकी ईडी करंट डैम्पिंग है इसका यूज हम लोग कर लेते हैं प्रायः कहां पे इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट वाले में, या फिर कह सकते हैं कि एमसी क्वाइल में यूज करते हैं, एमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं। वहां पे ग्रेविटेशनल टाइप के हम लोग डैम्पर भी यूज करते हैं आपके पीएमएमसी में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। देखिए जो आपका न्यूट्रल संयोजन है, न्यूट्रल संयोजन की जरूरत हमें कहां पे पड़ती है, जब हमारा सिंगल फेज का एनर्जी मीटर होगा तभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सिंगल फेज में ही हमें जरूरत पड़ती है किसकी, न्यूट्रल की। या थ्री फेज का हमारा कनेक्शन है या थ्री फेज का एनर्जी मीटर है तो वहां पे हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी यहाँ पे आपका सिंगल फेज दिया रहेगा तो देख लेंगे, सिंगल फेज को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी ये थ्री फेज की बात क्या है, यहाँ पे भी थ्री फेज की बात क्या है, यहाँ पे भी थ्री फेज की बात क्या है। तो थ्री फेज वाले में हम लोग किसका यूज नहीं करते, न्यूट्रल का यूज नहीं करते। न्यूट्रल का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, सिंगल फेज में करते हैं। जो आपका सिंगल फेज का एनर्जी मीटर है वहां पे न्यूट्रल वायर लगना ही चाहिए, न्यूट्रल का पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे आपसे आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा है। ये जो आपका आवृत्ति मीटर है ये कौन से प्रकार का आवृत्ति मीटर है या कौन से प्रकार का आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है, ठीक है। तो देखो इसकी संरचना पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमने इसकी संरचना लिया भी है पहले से ही। देखिए ये आपके छोटे छोटे ये जो पत्ती टाइप के कुछ बने हुए हैं लंग्स, ये कैसे रहते हैं, ये कुछ जेड आकार के बने होते हैं, ऐसे जेड आकार के ये कुछ बने होते हैं। मैं इसका एक बार यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूं इसको, कुछ इस तरीके से बने होते। देखिए इसका 3D डायग्राम में नहीं बना पा रहा हूँ, 3D डायग्राम में बना होता तो इस पे क्लियरली समझ में आता। ये जैसे यहाँ पे निकला हुआ है ना इस तरीके से, वैसे इसके पिछले हिस्से पे भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसके पिछले हिस्से पे भी सेम इसी तरीके से बना रहता है। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं फ्लैक्स। इसके इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, रीड्स कहते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है, ये जो आपकी पत्ती बनी हुई है इसकी मोटाई होती है 0.5 mm, 0.5 mm इसकी मोटाई होती है, ठीक है, मोटाई। और इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी होती है, तो ये चौड़ाई होती है इसकी 4 mm, 4 mm इसकी होती है चौड़ाई, ठीक। अच्छा
इसको कौन सा हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं? तो ये होता है आपका मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, क्योंकि ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है वो कैसे काउंट की जाती है? वो काउंट की जाती है केवल और केवल इसके वाइब्रेशंस को काउंट करके, ठीक है। इसके जो वाइब्रेशन जितना वाइब्रेशन होगा इसके ब्लेड में, जो हमने ब्लेड वहां पे लिया हुआ है जेट टाइप का, उसमें जितना वाइब्रेशन होगा उसी को काउंट करके और तब बनाया जाता है, तब इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। तो ये है क्या, ये कैसे मेजर किया गया? मैकेनिकली मेजर किया गया, मतलब वाइब्रेशंस को मेजर किया गया। वाइब्रेशन एक क्या है? एक तरह का आपका फिजिकल क्वांटिटी है, एक तरह का ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसलिए इसमें जो मैकेनिकल टाइप वाइब्रेशन है एकदम करेक्ट आंसर है, मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप का ये फ्रीक्वेंसी मीटर बनता है आपका, ठीक है ना। मैकेनिकल क्यों हमने कहा, ये बात आप क्लियरली समझ गए, क्योंकि इस ये जो हमने ब्लेड लिए हुए हैं ये 10 से 12 ब्लेड्स रहती हैं, इसमें जितना वाइब्रेशन होगा उसी वाइब्रेशन को काउंट किया जाता है। तो ये कैसे किया जा रहा है? मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से किया जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप। चलो, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? संवेदनशीलता की इकाई आपसे पूछा है, तो जब भी आपसे संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी की इकाई पूछे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है? रेजिस्टेंस का उल्टा कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे, रुक जाइए, ये 1/FSD या 1/V रहता है आपका सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। 1/FSD या 1/V करते हैं तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहां से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये क्या हो गया 1/V, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका वोल्ट अपॉन ओम ना, वोल्ट अपॉन ओम बन जाएगा। तो ये यहां से इसको जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ओम अपॉन वोल्ट, ठीक है। ओम अपॉन वोल्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ओम अपॉन वोल्ट। तो ये आपका बन जाएगा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे एकदम करेक्ट। हमने क्या बताया अभी कि सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी की जब भी बात करेगा, सेंसिटिविटी तो ये हमेशा किसके रेसिप्रोकल करना है आपको? जैसे करंट का जो आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस के हिसाब से जो मात्रक बनता है, जैसे करंट का मात्रक यहाँ पे क्या बनेगा? करंट का मात्रक V/R होता है ना, V/R, तो यहाँ पे वोल्ट पर ओम हो जाता है ना, वोल्ट पर ओम। लेकिन ये वाला मात्रक हम लोग याद रखते नहीं है, सीधे सीधे हम लोग मात्रक याद रखते हैं एम्पियर का, एम्पियर वाला मात्रक हम लोग याद रखते हैं करंट का एक और मात्रक यहाँ से वोल्ट पर ओम हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या कर देना है? पलट देना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सेंसिटिविटी में फॉर्मूला क्या आता है? 1/FSD आता है, 1/FSD। जो ये FSD क्या होता है? ये होता है आपका वोल्टेज, ये वोल्टेज की रेंज होती है, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज की रेंज होती है, तो यहीं से आपका मात्रक बन जाता है सेंसिटिविटी का। वोल्टेज बटा में है तो वोल्टेज का मात्रक, 1/वोल्टेज, ये नीचे रहता है, तो इसलिए ये जब ऊपर जाएगा तो यहां से बन जाता है आपका क्या? ओम डिवाइड बाई वोल्ट, ठीक। चलिए, why two straight holes are provided in the एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? ऊर्जा मीटर में दो डिस्क पे दो छिद्र किस लिए किए जाते हैं और ये छिद्र कैसे किए जाते हैं? देखो अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया ना, यहाँ पे कहाँ गया यार इसका एल्यूमिनियम डिस्क? देखो ये आपका है एल्यूमिनियम डिस्क, ये एल्यूमिनियम डिस्क दिख रहा है ना, डिस्क 1 और डिस्क 2। तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम डिस्क लगा हुआ है। तो ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है इस पे डायगोनली क्या किया जाता है? डायगोनली होल किया जाता है। किस वजह से? ताकि क्रिपिंग एरर को कम किया जा सके। किसको कम किया जा सके? क्रिपिंग एरर को। कहाँ गया? ये है ना, हाँ। इस पे हमेशा जब भी इसमें होल बनाए जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि पेयर में ही बनाए जाएंगे, सिंगल होल नहीं बन सकता। सिंगल होल बनाएंगे तो ये मैकेनिकली इनबैलेंस हो जाएगा आपका डिस्क। इसलिए हमेशा हम लोग जो इसमें होल करते हैं ये डायगोनली करते हैं, और ये किस लिए किया जाता है? क्रिपिंग एरर को इसमें से हटाने के लिए, ठीक है। क्रिपिंग एरर। अब आप कहेंगे सर ये क्रिपिंग एरर क्या है, थोड़ा सा ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। देखिए जो आपका क्रिपिंग एरर है ये एनर्जी मीटर में प्रोड्यूस कब होता है?
आप लोग ये देखते हैं कि जैसे आपका एनर्जी मीटर एकदम नो लोड पे रहता है, फिर भी कुछ कुछ उसमें रीडिंग आती रहती है, कुछ कुछ रीडिंग उसमें आती रहती है। और ये ज्यादा नोटिस कब किया जाता है, जब अचानक से सभी लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं आप। अचानक से सभी लोड को आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस समय ये ज्यादा कंसिडरेबल होता है, उस समय ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है क्रीपिंग एरर। इसीलिए अचानक से पूरे लोड को शट डाउन नहीं करना चाहिए। पूरे लोड को यदि आप शट डाउन करेंगे तो उस समय आपके एनर्जी मीटर की डिस्क की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कि क्रीपिंग एरर क्यों आया, अचानक से लोड को डिस्कनेक्ट करने की वजह से। और इसे खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे खत्म करने के लिए हम लोग ये एनर्जी मीटर की डिस्क पे क्या करते हैं भाई, होल करते हैं टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। ठीक है, थोड़ा सा ये इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इस पहले वाले क्वेश्चन पे कुछ एरर तो नहीं है, ये तो सही, एकदम सही है, ओम अपॉन वोल्ट एकदम करेक्ट है। मैं इधर कुछ लिख रहा था, देखो यहां से ये फॉर्मूला इसका बनता क्या है, इसका फॉर्मूला बनता है FST, सेंसिटिविटी इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, ये वोल्ट लिखा था ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन वोल्ट हमने लिखा था। 1 अपॉन वोल्ट ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे आप लोग R अपॉन वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, R अपॉन V लिखेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, R अपॉन V लिखेंगे, तभी तो जाकर आपका फॉर्मूला बनेगा कंप्लीट, है ना, तभी तो आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। ये R अपॉन V होगा, मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, ये R अपॉन V होगा सेंसिटिविटी इक्वल टू, हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत कर दिया था। देखो यदि ये R अपॉन V नहीं करेंगे तो ये ओम अपॉन वोल्ट आएगा ही नहीं, है ना। अब यहां से R का मात्रक क्या हो जाएगा, R का मात्रक आपका हो जाएगा ओम, और V का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट, V का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट। तो ये ओम अपॉन वोल्ट, यही इसका मात्रक बनता है और ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, R अपॉन V एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है, R अपॉन V, बस I का उल्टा, करंट का उल्टा। करंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V अपॉन R बनता है, तो यहाँ पे R अपॉन V दिया हुआ है, इसका मतलब कि करंट का उल्टा है ये, है ना। मैं यहाँ पे वोल्टेज का उल्टा बोल रहा था, उसके लिए विनम्रता से सॉरी, इसको करेक्ट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, नाम बताना है आपको। देखिए आपके जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, मेजरमेंट वाले चैप्टर में 3 तरह के टोटल, सॉरी पहले 3 तरह के नहीं, पहले तो आपके 2 तरह के, पहले आपके 2 तरह के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये 2 तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट में। जो आपका सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट आता है जिनका आप नाम सुनते हैं, प्राय आपका जिनका नाम सुनते हैं, जैसे कि हो गया आपका वोल्ट मीटर हो गया, आपका हो गया एमीटर, ठीक है, एमीटर हो गया, या फिर हो गया आपका वॉट मीटर हो गया, ठीक है, या फिर आपका एनर्जी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। तो प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट कौन से है सर, तो प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपका बनता है कौन सा, वो बनता है आपका टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर या प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम हम लोग देते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इसका एग्जांपल क्या है, इसका उदाहरण है आपका टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर।
प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर हो गया, और जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का हमने नाम यहाँ पे लिख दिया, मतलब जिनका नाम आप प्राय सुनते हैं वो सभी के सभी सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। इसको ऐसे याद रखना है, अक्सर ये कंफ्यूजन बना रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का यही तरीका है कि जितने हमने नाम सुना है, जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, इन सबका नाम हम लोग अचानक मतलब ऐसे सुनते रहते हैं, तो ये आपके सभी सेकेंडरी टाइप के हो जाते हैं। टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर ये हम लोग नहीं सुनते हैं, तो वो नाम आपका हो गया किसका? प्राइमरी का। वो एग्जांपल हो गया प्राइमरी का। चलो, चल कुंडली उपकरण में डैंपिंग बल क्यों आवश्यक है? डैंपिंग बल क्यों आवश्यक है, किस लिए ये डैंपिंग बल लगाए जाते हैं? तो देखिए, जो आपका इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर को एक जगह पे टिकाए रखने के लिए, जैसे होता क्या, देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। ये आपका हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इधर मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस इंस्ट्रूमेंट पे एक ऐसे नीडल लगी रहती है। क्या लगी रहती है? आपकी नीडल लगी रहती है, जो क्या देती है? जो सूचकांक देती है, ठीक है, जो सूचकांक को बताती है। ये आपका इधर रीडिंग दिया रहता है ना, ऐसे हमने रीडिंग दे दिया इस पे, ये हमने रीडिंग लगा दिया इस पे। इसको नंबरिंग भी कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। तो वो ये नीडल जो है ये कैसे काम करती है, कैसे ये सूचक मतलब ये इस इंडिकेटर पे या इस स्केल पे कैसे अपनी सूचना प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पे देखो, एक इसमें फोर्स लगता है इधर की तरफ और एक फोर्स इसमें लगता है इधर की तरफ। तो जो इधर की तरफ फोर्स लगता है, मतलब जो फोर्स इस निडल को स्टार्ट करने के लिए या डिफ्लेक्ट करने के लिए, या ये कहिए कि सूचना को बताने के लिए या स्केल पे इंडिकेशन के लिए जो फोर्स लगता है, उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इसको एक बार उठाया और ला के क्या कर देगा? इधर पटक देगा। इधर इसका फुल स्केल होता है, इधर इसका क्या होता है? यदि ये स्केल यहां से लेके यहां तक, मतलब मान लो 0 से लेके और इसका 10 तक है, इधर कहीं 10 है इसका, तो यदि 0 से लेके 10 तक आ जाती तो यही 10 इसका क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं एफएसडी। इसको क्या कहते हैं? एफएसडी, फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट। फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट। यदि 0 से स्टार्ट होकर नीडल और अपने लास्ट पॉइंट पे चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नीडल है वो अपने एफएसडी पे है, अपने फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। तो मतलब कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स है या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये क्या करेगा? इस नीडल को 0 से शुरू करेगा और ले जाकर यहाँ पे पटक देगा 10 के पास। लेकिन हर बार रीडिंग उतना ही नहीं होती है। ये आप लोग देखते हैं कि ये नीडल बीच में ही कहीं पे ऐसे किनारे पे भी है, तो यहीं पे ऐसे लटकती रहती है, मतलब यहीं पे लगातार खड़ी रहती है। तो ये यहाँ पे कैसे खड़ी है? क्योंकि इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो इसको इधर जाने के लिए बाध्य कर रहा है, और एक फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स। तो ये कंट्रोलिंग फोर्स क्या करेगा? इस निडल को इधर की तरफ खींच के रखेगा। यहां से ये एक जगह पे कब टिकेंगे? जब हमारा ये कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टार्क को हम लोग टाउ सी से दर्शाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम लोग टाउ डी से दर्शाते हैं। तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मतलब टाउ डी किसके बराबर हो जाए? टाउ सी के बराबर हो जाए, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब इस समय जो हमारी सुई है, जो हमारी नीडल है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। फिर भी ये उतनी स्थिर नहीं हो पाती है जितना कि हमें चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा इसमें ऑक्सीलेशन होता रहता है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इसमें दोलन थोड़ा सा होता रहता है। तो उस दोलन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उस दोलन को खत्म करने के लिए हम लोग डैम्पर का यूज करते हैं, डैम्पिंग का यूज करते हैं। जो दो तरह का डैम्पिंग आपका यूज होता है, कौन कौन सा हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। एक एयर डैम्पिंग होता है और एक होता है आपका एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारा डैम्पर यूज किया जाता है उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम यही रहता है कि हमारी जो निडल है, इस निडल को स्थिर बना के रखे, इसमें जो ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो रहा है उस ऑक्सीलेशन को खत्म करे,
जहां तक हो सके निडल को एक जगह स्थिर बना के रखे, ठीक है। तो अरेस्टेड द निडल विदाउट ऑक्सीलेशन, बिना ऑक्सीलेशन के सुई को क्या करे, नियंत्रित करता रहे, यही इसका काम होगा आपके डैम्पर का। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, या क्यों यूज किया जाता है। तो आप बात को समझ गए कि मतलब ये सुई यहाँ पे स्थिर नहीं रहेगी तो भाई आप सोचना, जो इसमें से रीडिंग लेंगे रीडिंग सही नहीं ले पाएंगे, ये आगे पीछे ऐसे 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 ये हिलती रहेगी, तो ये आप सूची मतलब इससे जो पाठ्यांक लेंगे पाठ्यांक सही नहीं ले पाएंगे, इसका सूचकांक सही नहीं देख पाएंगे आप, ये घाटा होता है आपका बिना डैम्पर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि What is the function of soft iron core in moving coil instrument? Moving coil instrument में जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का फंक्शन क्या है, सॉफ्ट आयरन का काम क्या है, सॉफ्ट आयरन का काम क्या है, ये चीज आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो विक्षेपण बल को मजबूत करना नहीं, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको नहीं मजबूत करता है, नीड कंट्रोल द मूवमेंट, यहाँ पे प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। अरे ये क्या हो गया इसको, ये क्या करता है, जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का काम ये होता है कि जो एयर गैप है, एयर गैप में प्रॉपर या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करे, यही काम होता है आपका सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग इफेक्ट का क्या बोला है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है, इसमें से लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो देखो, यदि अभी आपने कुछ देर पहले सेंसिटिविटी की बात किया ना, सेंसिटिविटी यदि आपके इंस्ट्रूमेंट की लो है, यदि आपकी सेंसिटिविटी लो है इंस्ट्रूमेंट की, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसके लोड पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके मीटर की जो रीडिंग है वो उतनी प्रिसाइज नहीं होगी जितनी प्रिसाइज हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी बहुत लो होनी चाहिए। सेंसिटिविटी यदि लो नहीं रहेगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी लो नहीं, सॉरी, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी उसमें डिफ्लेक्शन आए, थोड़ा सा भी कोई चेंज हो तो तुरंत उसकी निडल क्लिक कर जाए, तुरंत उसकी निडल या उसका जो सूचकांक है वो सूचकांक हमें तुरंत दिखाए कि हाँ देखो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। यदि लो है तो इसका मतलब है कि उसके लोड पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो सेंसिटिविटी का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाई सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट हमारा होना चाहिए। चलिए, नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे बताना है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इसने एक डैम्पर को दर्शाया, देखिए ये नीडल है, नीडल को लाके, नीडल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लाके एक लीवर से जोड़ दिया है, और ये एक लीवर जो है, ये लीवर एक चेंबर में जुड़ा हुआ है, ये आपका एक चेंबर है, इस चेंबर में जुड़ा हुआ है। इसी चेंबर में यदि हवा भरा रहता है तो ये एयर फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, एयर डैम्पिंग हो जाता है। जब इसमें फ्लूइड भरा रहता है, कोई ऑयल भर देते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं फ्लूइड डैम्पिंग, इसको उस समय कह देते हैं हम लोग फ्लूइड डैम्पिंग, ठीक है। तो ये डैम्पर अभी कौन सा दिख रहा है आपको, अभी ये पूरी तरीके से खाली दिख रहा है, मतलब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है एयर, इसमें क्या भरा हुआ है भाई, एयर, एयर भरा हुआ है। तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट। अब एमआई टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ये दो तरीके का होता है, जो आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक होता है आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक होता है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये किसका है, ये है आपके अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। अट्रैक्शन टाइप में केवल एक हम लोग यूज करते हैं मेटल का, एक सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। जो हमारा रिपल्सन टाइप का होता है उसमें दो सॉफ्ट आयरन लगे रहते हैं, ठीक है। विच मीटर इज यूज टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ए मोटर, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो किसी भी मोटर के घूर्णन को मेजर करता है, मतलब कोई भी मोटर हमारी कितनी स्पीड से घूम रही है
उसको मेजर करने वाला कौन सा डिवाइस होता है, तो वो होता है आपका टेकोमीटर। टेकोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेकोमीटर के द्वारा हम लोग एक सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका, अरे रुको जाओ, कुछ इस तरीके का होता है आपका टेकोमीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ऐसे एक नॉब बनी रहती है, इसी नॉब को हम लोग ले जाकर सीधे सीधे देखना, आप किसी भी मोटर का शाफ्ट देखना, शाफ्ट के बीच में एक छोटा सा होल बना रहता है, उसी होल में ले जाके इसको फंसा देते हैं हम लोग, और ये जब उसमें अच्छे तरीके से फंस जाता है तो हम लोग पीछे से दबाए रखते हैं और उसी शाफ्ट के साथ बहुत तेजी से रोटेट करता है। जितना रोटेशन होगा इसका उस हिसाब से यहाँ पे स्पीड दिखाता रहता है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एनालॉग, एक होता है आपका डिजिटल। तो एनालॉग वाले में सॉफ्ट में इसको दबाना पड़ता है और डिजिटल वाले में सॉफ्ट में नहीं दबाना पड़ता है। सॉफ्ट के ऊपर हम लोग एक कोई रेडियम की लेयर चढ़ा देते हैं और उसके ऊपर हम लोग अपने लेजर लाइट से उसी पट्टी पे हम लोग जब लेजर लाइट डालते हैं तो लेजर लाइट के द्वारा हम लोग इसके स्पीड को मेजर करते हैं। जितनी बार लेजर लाइट कटेगी उस रेडियम के कागज से के टुकड़े से उतनी स्पीड हमारी मेजर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टैकोमीटर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चल रहा प्रकार के उपकरण की पहचान करें। चल रहा प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे किया जाता है? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को कैसे पहचान किया जाता है? नो टर्मिनल मार्किंग, टर्मिनल मार्क्ड, वन टर्मिनल कलर्ड और टर्मिनल मार्क्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। टर्मिनल मार्क पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए जो आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सिंबल नहीं बना रहेगा, ठीक है, नहीं बना रहेगा। ये कहां पे बना रहता है? हमेशा बना रहता है किस पे? आपके पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे कहीं पे बना हुआ दिख सकता है, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस पे प्लस माइनस का सिंबल हमें बना हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो हमारा पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है आपका डीसी। ये केवल और केवल ओनली डीसी लिख लो, केवल ऐसे डीसी मत लिखो, ओनली ये डीसी को ही मेजर करता है, ये ओनली डीसी को ही ये मेजर करता है पीएमएमसी टाइप का। लेकिन जो एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो आपका एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, ठीक है। तो इस पे क्या बना रहता है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग देखेंगे उस पे ऐसा सिंबल बना हुआ है तो ये हो जाता है आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग कह देंगे कि नो टर्मिनल मार्किंग। चलिए, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए यहाँ पे उसका टर्मिनल, उसमें दो पॉइंट होंगे ना, तो टर्मिनल भाई जो आपके एसी वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसके टर्मिनल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसपे फेज दे रहे हैं उस पे कुछ देर बाद हम लोग न्यूट्रल भी दे सकते हैं, उसके कनेक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, जो पॉजिटिव है उस पे पॉजिटिव वायर ही कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव है उस पे आपको नेगेटिव वायर ही कनेक्ट करना है। एसी वाले में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए इस पे इसके टर्मिनल पे कोई मार्किंग नहीं होती है। वहां से भी आप समझ सकते हैं और जो हमने बताया कंसेप्ट वहां से भी आप समझ सकते हैं। विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछ दिया। देखो अभी आपसे मैं कुछ देर पहले बताया हूं कि जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का हमने आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिया था। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का बेहतरीन हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ये तीनों के तीनों कौन से इंस्ट्रूमेंट है? सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। चलिए, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? सूचक की गति को पैदा करता है, सूचक की गति को पैदा करने वाला कौन सा होगा? ये हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि जैसे ये हमारा मान लो कि स्केल हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केल हो गया, तो इस स्केल को इधर की तरफ ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? यही बोला है ना, क्या बोला है?
कि विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ये आपका नीडल है या पॉइंटर है, इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का फोर्स, डिफ्लेक्ट करने वाला फोर्स कौन है, या इसे मूवमेंट, इसमें मूवमेंट कराने वाला फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो होता है आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो एकदम यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। और जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, उसको जरूर नोट करते जाइए। बाय द वे यदि कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लिया करेंगे, बाकी मैं आंसर आपको देता रहूंगा। यदि हमसे कहीं पे भी गलती हो जाती है तो देखो भाई, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं जो यदि गलती कर दिया तो अपनी गलती को छुपाएगा। मैं अपनी गलती आपसे जरूर शेयर करूंगा, यदि हमसे कोई भी गलती होगी तो मैं उसे मेंशन कर दिया करूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।